देखो मैंने पहले आपको जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको एक ओवरऑल फॉर्मेट दिया ना, वो फॉर्मेट को माइंड में रखो। फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद की जितनी भी कंडीशन है, कोई भी डिजीज है, उसकी डिजीज की अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी उसको अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम। तो उसके हिसाब से आपको बीमारी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अब इसको कैसे करो कि हर बीमारी का कॉजेटिव एजेंट, राइट, उसके बेसिक से सिम्टम, उसके बेसिक से सिम्टम से ही उसकी प्रिवेंशन आ जाएगी कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जीआईटी ट्रबल्स को एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी को एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर हर डिजीज में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है जो बाकियों से डिफरेंट है, राइट। वो आपने याद रखनी है बस कि इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है। जब भी कोई, फॉर एग्जांपल सपोज मैं पेपर चेक करने गया हूं अगर, तो अगर मैं चेक करने जाऊंगा, सपोज टॉपिक है इन्फ्लुएंजा, तो कुछ 6-7 चीजें उसमें ऐसी हैं या 4-5 चीजें ऐसी हैं जो मालूम है कि मुझे मालूम है कि ये इसका क्रक्स है। अगर वो नहीं होंगी उसमें तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा अच्छे से। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में अटेम्प्ट करो। मगर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जरूर मेंशन करो। सो इन्फ्लुएंजा, जैसे ही नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है इन्फ्लुएंजा का नाम सुनते ही? सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और सर वायरल इन्फेक्शन है कोई। वायरल इन्फेक्शन, राइट। ठीक है। अब इससे हमारी मेडिसिन भी बनती है, इन्फ्लुएंजेनम, राइट। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल इन्फेक्शन हम कहते हैं, फ्लू टाइप हो गया। पर आपने देखा होगा कि समटाइम ये इन्फ्लुएंजा जब एपिडेमिक होता है, राइट, जब एपिडेमिक हो जाएगा तो ये यानी कि इतनी डेथ्स कॉज करता है, यू कांट इवन इमेजिन इट, राइट। जैसे हम फॉर एग्जांपल कई बार हम स्वाइन फ्लू भी बोल देते हैं, और भी कंडीशन हैं जिसमें। सो इन्फ्लुएंजा की वेरियस टाइपिंग है, राइट। तो क्या है ये इन्फ्लुएंजा? देखो, इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ विच देयर आर 3 टाइप्स। अब हर वायरस के अगर टाइप्स हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वायरस के 3 टाइप्स हैं आगे, राइट। टाइप्स कौन सी? मोस्टली एबीसी टाइप्स जब भी होती हैं वो ऐसी ही होंगी। कहते हैं ऑल नोन पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो काफी सारा एरिया कवर करते हैं, मतलब ओवर द वर्ल्ड। ओवर द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स। जब कॉन्टिनेंट्स होंगे ना, इंडिया में है तो वो एंडेमिक, वो एंडेमिक है अगर चल रहा है एक साथ है तो एपिडेमिक है। मगर अगर कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाए, क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, तो वो पैंडेमिक हो जाएगा। तो कहता है ऑल द नोन पैंडेमिक आर कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन। तो इसके 3 स्ट्रेन है, ए बी सी। वो कह रहा है कि जितने भी नोन पैंडेमिक हैं वो इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन ने कॉज किए हैं। एंड डिजीज इज करेक्टराइज बाय, इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? जो वायरल के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। जब भी देखो आपको कभी वायरल हुआ होगा तो क्या होता है? ठंड लगती है, मलेज, बॉडी एक होती है, फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, वीकनेस लगेगी और कफ लगेगी इसमें, राइट। और इसकी प्रॉब्लम सडन ऑनसेट होएगी। तो ये इसके बेसिक सिम्टम है। और 3 टाइप्स हैं जो आपने याद रखें। अब देखो हिस्ट्री इसकी क्या है। जब 88 और 90 में ये हुआ तो 1 मिलियन डेथ हुई, मतलब 10 लाख लोग गए इसके साथ। जब ये 18 से 20 में 2 साल में ये रहा स्पेनिश फ्लू के नाम से, तो 40 to 100 मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट। सोच के देखो, 40 मिलियन और 100 मिलियन, इतना बंदा इसमें इसकी डेथ हुई इस कंडीशन में। जैसे कोविड आया था, राइट, उस वैसी ही कंडीशन। फिर दोबारा से 2 बार आया जिसमें हर बार ये 10 लाख मिनिमम बंदे लेके गया है, ये 10 लाख जब भी हुआ। तो इसको हम सिंपल नहीं ले सकते, राइट। वो कहते हैं 1980 द फ्लू पेंडेमिक जो था में हैव किल्ड एज मेनी एज पीपल एज अ ब्लैक डेथ बिबोनिक प्लेग। एक ही बार में उसने इतने बंदे मार दिए जितने ब्लैक डेथ, जैसे जो बिबोनिक प्लेग, प्लेग होती है जो रैट से होती है, राइट, रैट की इन्फेक्शन से बिबोनिक प्लेग से डेथ हुई थी, उससे ज्यादा
इसने किल किया। द मेजोरिटी ऑफ द डेथ वर फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल निमोनिया। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें देखो क्या कहता है। कहता है द मेजोरिटी ऑफ डेथ क्यों हो रही है, वर फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल निमोनिया। इसका मतलब वायरल से डेथ नहीं हो रही है। तो वायरल क्या कर रहा है फिर, अगर वायरल से डेथ नहीं हो रही है तो वायरल कंडीशन क्रिएट कर रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन की। तो इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपर जो एपिथेलियम है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको स्लफ ऑफ कर देगा वायरस जो। जब उसको स्लफ ऑफ कर देगा तो बॉडी का डिफेंस वीक हो गया, ऊपर से स्लफ ऑफ हो गया, तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे में। तो वहां से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर मेन कॉज डेथ का क्या होएगा, निमोनिया। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। सो कहता है इट किल्ड बिटवीन 2 to 20% ऑफ दोज इन्फेक्टेड। 2 से 20% तक डेथ हो जाती है इसमें। अगर 100 बंदे को हुआ तो 2 से 20 बंदे में उसमें डेथ हो जाएगी। अब दोज इन्फेक्टेड, नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट इज 0.1% ओनली। देखो कितना कि मोर्टेलिटी रेट कितना कम है, फिर भी नंबर ऑफ डेथ्स देखो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सबको इफेक्ट करेगा, जब भी ये आएगा तो सबको इफेक्ट करेगा, जैसे आपने कोविड में देखा। इट मोस्टली किल्ड द यंग adults with more than half of the death in the people between 20 to 40 years old due to the novel surface protein of the virus। तो इसकी जो डेथ रेट्स होंगी वो 20 से 40 के बीच में होगी। उसके कारण है जो इसका प्रोटीन है ये आगे जाके आएगा जो जो डेथ कॉज करता है। So it killed as many as 25 million in the first 25 weeks। जितने HIV एड्स को 25 साल लगे किल करने के लिए, इसने सिर्फ 25 हफ्तों में उतने किल किए। 25 मिलियन लोग, राइट। फिर दोबारा से कहता हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसके देखो ये कितनी अमाउंट बन जाती। तो इतनी किल इसने 25 वीक में कर दी जितनी HIV एड्स 25 सालों में नहीं कर पाया। इतनी डेथ इसने कॉज की, राइट। तो ये है उसका बेसिक। अब याद करो कि जब हमने वो टॉपिक्स किए थे तो उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। किसी को याद है ये क्या थे एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स? सर होस्ट एजेंट और उसके यस, फैक्टर्स जो। हाँ, होस्ट एजेंट एनवायरनमेंट। तो याद करो हमने किया था एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। सो क्या चीजें डिटर्मिन करती हैं एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, सॉरी डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिन करेंगे। सो उसमें सबसे पहले आएगा द टाइप ऑफ वायरस। तो इसमें ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें बेसिक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका टाइप। इट इज एन RNA वायरस। सो DNA वायरस होते हैं, RNA वायरस होते हैं। इट इज RNA टाइप वायरस। द इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमनली नोन एज द फ्लू इज एन infectious disease of the bird and mammals caused by RNA वायरस, राइट। कॉमनली कंफ्यूज विद द कोल्ड, क्योंकि इसके सिम्टम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोल्ड के सिम्टम है। द फ्लू इज मच मोर सीवियर डिजीज एंड कॉज बाय ए डिफरेंट वायरस, डिफरेंट वायरस से आती है। याद करो हमने क्या किया था, इसमें कितने हैं सब टाइप, 3 सब टाइप। सो सबसे पहले एजेंट के बारे में बताया गया। तो एजेंट क्या है, द वायरस कैन बी क्लासिफाइड विद इन द फैमिली। अब ये याद कर लेना, ऑर्थोमिक्सोविरिडी। क्या है, ऑर्थो मिक्सो विरिडी, विरिडी वायरस से आता है। देयर आर 3 वायरल सब टाइप्स, इसकी 3 सब टाइप है, A, B एंड C। देखो क्या लिखता है, दीज 3 आर एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट। क्या मतलब है इसका, उनका जो एंटीजन स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। अलग होएगा। उसकी क्या इंपॉर्टेंस होएगी अगर वो अलग है तो? बाइंडिंग अलग होगी, या फिर उसका जो मतलब जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन होगी वो अलग होगी। और सही है।
और शायद मतलब कि जो डिजीज होगी वो सीवियरिटी भी डिपेंड करेगी। हाँ हाँ, स्ट्रेन के ऊपर, इसीलिए हमने पढ़ा ना पहले ही कि सबसे ज्यादा किल किसने की है एबीसी में से? ये नहीं। ए ने, राइट। देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, देयर इज नो क्रॉस इम्यूनिटी बिटवीन देम। अब दोनों को इकट्ठा पढ़ो। देयर आर थ्री एंटीजेनिकली, देयर, दीज थ्री आर एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट, देयर इज नो क्रॉस इम्यूनिटी बिटवीन देम। क्या मतलब है? अब क्रॉस इम्यूनिटी का क्या मतलब होगा? मतलब कि जो ए के लिए इम्यूनिटी बनेगी वो बी के लिए नहीं हो पाएगी, उनके लिए अलग अलग चाहिए एंटीबॉडीज हमें बॉडी में। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर ये एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब अगर आपने ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, तो बी का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। चाहे वो सेम फैमिली से है पर वो अलग दिखता है, राइट, उसका एंटीजन बिल्कुल अलग है। तो ए की इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बी भी इम्यून हो जाएगा, सी भी इम्यून हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ए की इम्यूनिटी अलग रहने वाली है, बी की अलग रहने वाली है, सी की अलग रहने वाली है। सी की बी में नहीं काम आएगी, बी की सी की नहीं काम आएगी, ए बी की सी में नहीं काम आएगी, और सी की ए बी में काम नहीं आएगी। मतलब ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता, सी ए को नहीं जानता, बी दोनों को नहीं जानता, राइट। सो ये डिस्टिंक्ट है। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है अटेम्प्ट करते हुए। इसके तीन टाइप हैं, तीनों एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए कोई क्रॉस इम्यूनिटी नहीं। तो कहते हैं ए एंड बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, पर सबसे ज्यादा क्या था? ए। कहते बोथ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस हैव टू डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजन। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ गई कि बोथ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस हैज टू डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजन। सो वायरस में, जब बैक्टीरिया में जो होते हैं वो एंटीजन होते हैं, जब बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है वो बनाती है एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या है, दो सरफेस एंटीजन, सरफेस के ऊपर है एंटीजन, राइट, जिसने जाके अटैच करना है। तो उनके दो नाम हैं, H N N। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्या है? H और N। अब इसको याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखा था इसको, कि H एंटीजन, H पहले आता है कि N पहले आता है? एच सर। H पहले आता है, इसका मतलब H का काम क्या होएगा? अटैचमेंट ऑफ द वायरस, क्योंकि पहले वायरस क्या होएगा? अटैच होएगा, ऐसे ही है ना? तो H antigen initiates infection following attachment of the virus to the susceptible cell। वायरस जाके जब ससेप्टेबल सेल के साथ अटैचमेंट उसने करनी है, तो वो H का रोल है। N का रोल क्या है? N एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। H अटैच कराएगा, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा, उसके बाद जब रिलीज करना है तो N चाहिए वहां पर, N एंटीजन वहां पर काम आएगा। N एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। अब सोच के देखो किसकी नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, सोच के देखो, H और N। और इसीलिए जब स्वाइन फ्लू आता है तो उसके जो कोड्स आते हैं वो कैसे आते हैं? H1N1, याद है? H1N1, H1N2, H2N1। सो WHO एवरी टाइम जब इन्फ्लुएंजा आता है हर साल, तो उसकी कोडिंग भेजता है कि इस बार जो आ रहा है उसका H और N का कोड क्या है, राइट। क्योंकि उसके कोडिंग के हिसाब से ही उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाएगी। तो वो कोडिंग के हिसाब से होगी जो वैक्सीन होगी। तो अगर एक कॉमन वैक्सीन है, सपोज अगर वैक्सीन एच के अगेंस्ट बनती है, या एंटीबॉडीज एच के अगेंस्ट बनती है, तो वो क्या करेगी? अटैच ही नहीं होने देगी उसको। दे दिए। अटैच नहीं होने देगी, राइट। तो इसका मतलब उनकी जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगी। और अगर एन के अगेंस्ट बनेगी तो रेड नहीं होएगी फिर बॉडी में। स्प्रेड नहीं होगी। सो अगर एन के अगेंस्ट बनाएंगे तो आगे स्प्रेड होना वायरस का कम हो जाएगा। अगर एच के अगेंस्ट बनाएंगे तो पहले डिजीज होनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। अब देखो इसकी टाइप के अंदर, टाइप कैसे? सब टाइप,
ऑफ टाइप ए। तीन टाइप थी इसकी, ए बी सी। अब ए की जो सब टाइप है वो किससे डिटरमिन होती है? एच एंड एन से, जैसे मैंने आपको बताया H1N1। अब देखो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी, तो कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन टाइप ए जो है वो क्या कॉज करता है? मॉडरेट टू स्वीयर इलनेस। क्या कॉज करता है? मॉडरेट टू स्वीयर इलनेस। किसको करता है? ऑल एज ग्रुप, साथ में ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इसलिए जो टाइप ए है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। याद करो, मैंने हमने जब इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ी थी, जब जब एनिमल साथ में आ जाएगा वो डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। किसके कौन कौन से एनिमल को ढूंढ ढूंढ के आप वैक्सीन लगाओगे? अजय गेटिंग इट? तो इसीलिए जब स्वाइन फ्लू आता है तो चिकन बहुत सस्ता हो जाता है। कितनी मुर्गियां फॉर एग्जांपल वो होती हैं जो पोल्ट्री फार्म में, उसको वैसे मार दिया जाता है। उसका कारण है कि अब हमें मालूम ही नहीं है कि इन्फेक्शन किस में है किस में नहीं है, और इतना डर डर हो जाता है उस सिचुएशन को लेके, तो वहां पर चिकन्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में है। जो टाइप ए इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सभी एज ग्रुप को कर रहा है, दूसरा ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स में भी। अब देखो दूसरे में क्या लिखा है, टाइप बी, इट चेंजेस लेस रैपिडली। जो ऊपर लिखना वो भूल गया हूं मैं, कि इट चेंजेस मोर रैपिडली टाइप ए। इसका क्या मतलब होएगा कि टाइप बी चेंजेस लेस रैपिडली देन टाइप ए? इसका मतलब सर क्या वो होएगा? जो आप उसका बता रहे थे H&N, ए वाले का ज्यादा जल्दी चेंज होता होगा देन बी, हाँ, तो सेम ये ही उससे। हाँ, ये जो वायरस की टाइप है टाइप ए, ये बदल जाता है बड़ी जल्दी। जब ये बदल जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने इस साल वैक्सीन बनाई, ये अगले साल चेंज हो गया। अब अगले साल जब चेंज हो जाएगा, आपको तो पता नहीं है ये कौन सा आएगा। तो जब ये इन्फ्लुएंजा आना शुरू होएगा तो आपको कुछ मालूम नहीं है कि जो जो न्यू आ रहा है उसकी टाइप क्या है। तो अब क्योंकि ये डिफरेंट है और बदल गया है, तो पुरानी जो वैक्सीन है वो काम करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं नहीं करेगी। करेंगे। नहीं करेंगे। मगर कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। कब कर सकती हैं, कब नहीं कर सकती हैं? जब चेंज होगा तब नहीं काम करेंगे, और जब सिमिलर रहेगा फिर काम कर जाएंगी। इस पर चेंज तो वो कह रहा है कि होता ही है। हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि जब कम चेंज होएगा तो काम कर जाएगी, अगर ज्यादा चेंज हो गया तो काम नहीं करेगी। हाँ जी सर। हम कह सकते हैं ना, जब पार्शियल से मिनिमम होएगी तो ये कुछ ना कुछ कर जाएगी, हम जैसे हमारी मेडिसिन कर जाती है। मगर अगर चेंज ही हो गया तो ये काम नहीं करेगी। आर यू गेटिंग इट? यस यस। सर। क्लियर है? किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। चलें आगे। यस सर। अब देखो, इसका मतलब दो तरह की चेंज इन्फ्लुएंजा में होगी, कम चेंज और ज्यादा चेंज। तो नेचुरली अगर कम चेंज ज्यादा चेंज हो रही है तो उसका नाम दिया होगा साइंटिस्ट ने कि नहीं दिया होगा? दिया होगा सर। दिया होगा ना। तो दो वर्ड्स हैं, शिफ्ट और ड्रिफ्ट। बताओ किसके लिए यूज हुए होंगे, शिफ्ट और ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट जो जल्दी चेंज हो रहा है, हम्म। और ड्रिफ्ट जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, फिर नहीं चेंज हो रहा। राइट, सही है। और कोई और बताना चाहेगा? सर थोड़ा चेंज जो है वो शिफ्ट होएगा और ज्यादा ड्रिफ्ट। वेरी गुड। और ज्यादा चेंज ड्रिफ्ट में होगा और कम शिफ्ट में। कम शिफ्ट में होगा, वेरी गुड। और कोई और कहना चाहता है? तो देखो ना, कितना ब्यूटीफुल है। अपनी अपनी जगह आप सभी गलत हो। सही है ना? हाँ, कहते हैं ना, अपनी 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 जगह बंदा ठीक होता है। यहाँ पर आप ये कहो कि अपनी अपनी जगह सभी गलत हो।
वर्ड शिफ्ट और ड्रिफ्ट देखो कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कोई टॉपिक दिया, राइट, कोई मेडिसिन सपोज दी, आप कुछ और ही मेडिसिन बताने लगे, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टॉपिक, यू शिफ्टेड द टॉपिक, यू शिफ्टेड फ्रॉम योर टॉपिक। वेरी गुड सर। क्या क्या मतलब? क्या बोलोगे? शिफ्टेड। शिफ्टेड बोलेंगे ना कि यार, यार तुम तो इधर से उधर ही चले गए, शिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट क्या होएगा? यू आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम योर टॉपिक। ड्रिफ्ट मतलब आप सीधा अपने कहीं पर जा रहे थे और आपने थोड़ी सी साइड लेन ले ली, मतलब जहां पर सेंटर पर फॉर एग्जांपल आपने शूट किया है, जो सेंटर पर जाना था सेंटर से हट के लग गया, तो मतलब क्या, योर एम इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टारगेट, यू शिफ्टेड द टारगेट। शिफ्टेड का मतलब है टारगेट ए पे मारना था, साथ वाले के टारगेट पे गोली मारी जाके आपने, तो आपने टारगेट गोल पोस्ट से शिफ्ट कर दिया। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। यस सर। सर Yes. ज्योति ने ठीक बोला था, वो अपनी जगह ठीक थी। हाँ हाँ, ज्योति अपनी जगह ठीक थी, हाँ ठीक है, राइट। सो क्या करेंगे जब भी हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गई इन्फ्लुएंजा में, नेचुरली शिफ्ट कहां से आएगा? जेनेटिक म्यूटेशन से। अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन इतनी मेजर नहीं है, तो वो पहले जैसा होएगा पर थोड़ा सा अलग होएगा। तो उस कंडीशन में पहली वाली जो वैक्सीन होएगी वो थोड़ा सा काम कर जाएगी। मतलब आप सोचिए, जो सिविरिटी 100% आनी थी। हेलो? हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ, मेरा ये खत्म हो गया। जो उसमें, एक मिनट, सपोज जो 100% म्यूटेशन आनी थी, राइट, वो सिर्फ 70% म्यूटेशन हुई। अब वो पहले जैसा है, राइट, तो जब आप वैक्सीन दोगे उसको, उस पेशेंट को, तो जब इन्फ्लुएंजा आएगा तो उस इंटेंसिटी से नहीं होएगा, उसमें सिम्टम्स कम आएंगे, ये नहीं उसको होगा नहीं, उसको कम सिम्टम आएंगे, कम कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो उसको बचाया जा सकता है। ये नहीं है कि वो सीधा वेंटिलेटर पर चला जाएगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगी उसमें। मगर अगर शिफ्ट हो गया तो पुरानी वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने याद रखनी है, दैट इज शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? याद रहेगा, शिफ्ट यस और सर। ड्रिफ्ट, ये आप इसको याद रखो। देखो, इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज यूनिक अमंग द वायरस बिकॉज इट फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू द एंटीजेनिक वेरिएशन बोथ मेजर एंड माइनर। और इसीलिए इन्फ्लुएंजा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगला आने वाला इन्फ्लुएंजा हमें नहीं मालूम ये कौन सा होएगा। इसीलिए WHO को जैसे ही इन्फ्लुएंजा स्टार्ट होएगा, जिस कंट्री से स्टार्ट होएगा, तो वो फटाफट उसको एंटीजेनिकली टैग करना शुरू करते हैं पहले कि ये कौन सी टाइप है, सो दैट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज और उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जा सके इन टाइम। सो कहता है व्हेन देयर इज अ सडन, कंप्लीट और अ मेजर चेंज, इट इज कॉल्ड शिफ्ट, and when the antigenic change is gradual over a period of time, it is called drift, right? So क्यों अकर होती है? ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसके कारण, क्योंकि टाइप ए एनिमल और ह्यूमन में है और कॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए मेजर चेंजेस ए में आएंगी। क्लियर? कोविड में भी क्या था? बैट के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये प्रॉब्लम है। कहते इट अकर ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल प्रोवाइडिंग द मेजर एंटीजेनिक चेंजेस, सो thus it can cause a major epidemic or pandemic involving most or all age group। और इसीलिए इन्फ्लुएंजा ए का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल चेंज आ गया तो पुरानी इम्यूनिटी, पुरानी वैक्सीन कहीं भी काम नहीं करेगी, राइट? सो अगर ये कॉन्सेप्ट रखना हो तो हम, अगर पुरानी वैक्सीन है, किन किन लोगों को पहले ही दे देंगे इन्फ्लुएंजा आने से पहले? ओल्ड एज वालों को, ओल्ड एज वालों को दे देंगे, और जो सप्रेस्ड होंगे, कॉम्प्रोमाइज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको दे सकते हैं, और
बच्चों को बच्चों को, ओके। जब ये क्राइसिस होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका होता है? पीछे जब कोविड का क्राइसिस हुआ पंगे क्या पड़े? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर डॉक्टर्स ही बीमार हो गए तो कहां जाएगा सब कुछ, राइट? अगर फॉर एग्जांपल पुलिस वाले बीमार हो गए तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होएगा? अगर फायर डिपार्टमेंट वाले बीमार हो गए तो इमरजेंसीज कौन संभाल लेगा? अगर इमरजेंसी सर्विसेज वाले बीमार हो गए तो सब कुछ मैनेज कैसे होएगा? तो जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं उनको ये वैक्सीन पहले ही दी जाती है, ये समझते हुए कि आने वाला जो वायरस होएगा उसमें ड्रिफ्ट हुआ होगा, शिफ्ट नहीं हुआ होगा, राइट? तो ये कंसिडर करके पहले ही दी जाती है। सो देखो कहना है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, वो कब होती है? पॉइंट म्यूटेशन के साथ, क्योंकि मेजर चेंज नहीं आई, एक पॉइंट पे म्यूटेशन होगी, एक इम्यूनो एसिड की चेंज आ गई इन ए जीन ओइंग टू द सिलेक्शन प्रेशर बाय द इम्यूनिटी इन द होस्ट पॉपुलेशन। क्या मतलब है इसका? देखो जरा, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन्वॉल्व पॉइंट म्यूटेशन इन ए जीन ओइंग टू सिलेक्शन प्रेशर बाय इम्यूनिटी इन द होस्ट पॉपुलेशन। क्या मतलब है इस लाइन का? बोलो, नहीं समझ आता। देखो मेरी बात सुनो, आप ही थोड़ी ना जिंदा हो, वायरस भी तो जिंदा है। आप ही ने थोड़ा सरवाइव करना है, वायरस ने भी तो सरवाइव करना है। तो अगर आपकी बॉडी इम्यून हो गई है, वायरस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो रास्ता निकालेगा जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं। तो वो रास्ता कैसा है? वो रास्ता है अपने आप को बदल के। तो वहां पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी, जीन में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। इन्हें जीन, क्यों जीन में चेंज आ रही है? ओइंग टू सिलेक्शन प्रेशर, क्योंकि अब जीन जो पुरानी जीन है वो इफेक्ट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इम्यूनिटी इन द होस्ट पॉपुलेशन। इसीलिए वो अपने आप में बदलाव करता है सो दैट वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सके, इसलिए उसमें चेंजेस आती है। कहते हैं द एंटीजेनिक चेंजेस अकर टू द लेसर डिग्री इन द बी ग्रुप ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड सी जो है वो गुड बेबी है, वो एंटीजेनिकली स्टेबल है बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है? ए में। और ए में प्रॉब्लम क्यों आ रही है सान्या? सर क्योंकि वो ज्यादा म्यूटेट कर रहा है। ज्यादा म्यूटेट क्यों म्यूटेट कर रहा है वो? ऐसी उसमें क्या चीज थी? जैसिका? सर इसमें वो ड्रिफ्ट हो रहा ना, पर क्यों था? ये जेनेटिक क्यों था? सांची? सर एक सिलेक्शन जीन की और ये एनिमल के साथ रिकॉम्बिनेंट भी हो जाएगा इसके वजह से। वो तो एच और एन तो सब में, सिर्फ ए और बी में नहीं ए और बी में है, पर ए क्यों हो रहा था ज्यादा? पता नहीं सर। सिमर? पॉइंट क्यों होती है? ये नहीं पता। अरे बहुत कॉमन है, सोच के देखो। मैंने क्या बोला था? ए में सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सहज एनिमल के साथ हाँ, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल का कॉम्बिनेशन है, उसमें चांसेस ज्यादा है, उसमें ऑप्शंस ज्यादा है। उसमें अकेला ह्यूमन है तो डिफरेंट है, जैसे ही एनिमल आ जाएगा उसमें मिक्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए उसमें सबसे ज्यादा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ए में आएगी, राइट? उससे कम बी में आएगी। सी एंटीजेनिकली स्टेबल। देखो उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेजर जो जेनेटिक चेंजेस आ चुकी हैं वो 2 बार आ चुकी हैं।
इन 1957, जिसको बोला गया था H2N2, फिर 68 में दोबारा से आई। स्ट्रेन बिटवीन 46 to 57 हैज बीन कॉल्ड H1N1 स्ट्रेन, राइट। तो उसके हिसाब से, स्ट्रेनिंग के हिसाब से उसका नाम रखा गया। चलो, आपका हो गया टाइम 42 मिनट्स। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया आपका सर 11:15 से। अभी कितने हुए? सर 11:04 11:04 में। चलो ये स्लाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट था रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। वो कहते हैं द मेजर रेजर्वायर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जिस्ट इन द एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में ज्यादा होता है। कहते हैं वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम मेनी एनिमल्स लाइक स्वाइन, इसीलिए इसको स्वाइन फ्लू भी बोल देते हैं, लाइक स्वाइन, हॉर्सेस, डॉग, कैट, डोमेस्टिक पोल्ट्री, हेन्स वगैरह, वाइल्ड बर्ड्स एक्सेट्रा, सब में हो सकता है, राइट। सो दीज इंक्लूड मेजर H and N एंटीजन इन्फेक्टेड टू ह्यूमन स्ट्रेन। तो ह्यूमन स्ट्रेन में आ सकता है। कहते हैं देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस दैट द एनिमल रिजर्वॉयर provide new strains of influenza virus by recombination between the influenza virus of the man, animal and birds। इसीलिए न्यू, क्योंकि डॉग्स में भी है, हॉर्सेस में भी है, कैट्स में भी है, पोल्ट्री में भी है, वाइल्ड बर्ड्स में भी है, स्वाइन में भी है। सपोज वाइल्ड बर्ड कोई आ जाए बाहर से, इसमें बिल्कुल न्यू स्ट्रेन हो, राइट, और वो कंज्यूम कर लिया किसी ने, तो वो जो न्यू बन जाएगा वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बन जाएगा, और वो हमारी पूरी पब्लिक में उसके लिए ना इम्यूनिटी होगी और सबके लिए ससेप्टेबिलिटी होगी। तो वो जो किल करेगा सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू, तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किससे इन्फेक्शन हो सकती है? नेचुरली किससे हो सकती है? यूजुअली ये केस और सब क्लिनिकल केस, जहां तो केस से होगी जिसको इन्फ्लुएंजा है, जहां जिसके सब क्लिनिकल चल रहा है। सब क्लिनिकल मतलब जिसको सिम्टम नहीं आया अभी पर इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड है, सिम्टम नहीं है। और यही प्रॉब्लम है इसमें। याद करो कोविड में भी था ना, वो कहते हैं ड्यूरिंग एपिडेमिक, जब एपिडेमिक चल रहा होता है, द लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस अकर which play an important role in the spread of the infection। तो इसमें क्या है? the secretions of the respiratory tracts are infective। the source of infection क्या रहेगा? secretions of the respiratory tract। तो इसीलिए कहीं हाथ लग गया तो वहां से भी इन्फेक्शन हो सकती है, स्नीज कर दिया वहां से भी इन्फेक्शन हो सकती है, कफ कर दिया वहां से भी इन्फेक्शन हो सकती है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, याद करो मैंने क्या कहा था? द वायरस इज प्रेजेंट इन द नेसोफेरिंक्स फ्रॉम 1 to 2 days बिफोर एंड 1 to 2 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम, राइट। 1 से 2 दिन पहले सिम्टम आने से और 1-2 दिन बाद सिम्टम में ये नेसोफेरिंक्स में होंगे। तो इसीलिए ये पहले ही दूसरों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, इसीलिए इतनी डेथ्स हैं। डेथ सिर्फ 0.1% है, मगर क्योंकि वाइल्ड रेंज ऑफ पूरी पॉपुलेशन को होने लग जाएगा, तो उनमें जो 0.1% डेथ भी है वो बहुत ज्यादा डेथ्स हो जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है होस्ट फैक्टर, ये हम कल करेंगे। अब क्लियर? चलो मैं स्लाइड डाल भी देता हूं।